हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। चैप्टर चल रहा है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। इस चैप्टर के अंदर अभी तक हमने क्या कर लिया, इस चैप्टर के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं वो देख लिया, और उसके अलावा हमने बैलेंस शीट का अच्छे से फॉर्मेट देख लिया। आज के लेक्चर के अंदर हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का जो फॉर्मेट है उसको अच्छे से समझने वाले हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, ये देखिए स्टेटमेंट ऑफ अ पीएनएल। ठीक है, ये देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, बैलेंस शीट की तरह ही ये शेड्यूल नंबर 3 के अंदर ये फॉर्मेट दे रखा है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये देखिए शेड्यूल नंबर 3 है कंपनीज एक्ट 2013 का, उसके पार्ट नंबर 2 के अंदर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का फॉर्मेट दे रखा है, और पार्ट नंबर 1 के अंदर आपको फॉर्मेट दे रखा है बैलेंस शीट का। ओके, ऊपर सबसे लिखा होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। फॉर एग्जांपल के लिए इसमें भी 4 कॉलम होते हैं, पर्टिकुलर का कॉलम होता है, नोट नंबर होता है, ये करंट ईयर का डेटा है और ये प्रीवियस ईयर का डेटा है, ताकि कंपेयर आसानी से किया जा सके। ओके, अब इसमें है क्या, देखो तो टोटल पूरे के पूरे इस स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को टोटल 7 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। 7 इसमें हेड्स है, पार्ट्स तो क्या 7 हेड है इसके अंदर। जैसे बैलेंस शीट के अंदर आपको पता है ना, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर 4 हेड थे और एसेट्स के अंदर 2 हेड थे, फिर उनके अंदर सब हेड थे। ऐसे कैसे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर टोटल 7 हेड है। बस इतना ध्यान रखोगे ना, तो जब भी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल की बात आएगी तो कम से कम ये याद रहेगा ना कि हाँ 7 हेड्स थे। अब उसमें सबसे फर्स्ट क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फर्स्ट कौन सा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के मतलब यहां पर बहुत सारे हैं। वैसे अगर मैं देखा जाए तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी है, तो सेल्स वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि बिजनेस करने से होने वाली सेल्स। लेकिन अगर बैंक है तो बैंकिंग इंस्टीट्यूट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो लोन वगैरह देने का काम करता है, कोई एजेंसी है जो कमीशन बेस पे काम करती है, तो उस केस के अंदर वो कुछ बेचते तो है नहीं, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब यहां पर इंटरेस्ट रिसीव्ड या कमीशन रिसीव्ड हो जाएगा। तो मोटा मोटी मैं बताऊं आपको, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है जो बिजनेस है ना आपका, उस वो मेन कौन सा ऑपरेशन करके कमाई कर रहा है। अगर गुड्स को सेल करके कमाई कर रहा है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल्स हो गया। अगर वो सेल वेल नहीं करता है, वो लोन देता है या कुछ एजेंसी का काम करता है या ब्रोकरेज का काम करता है, तो उस केस में इंटरेस्ट कमीशन रिसीव्ड जो होगा वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा। ओके जी, तो मेन कमाई का जो सोर्स है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर आ जाएगा। सेकंड नंबर आ जाता है अदर सोर्सेज, अदर इनकम। अब ये अदर इनकम क्या है, अदर इनकम का मतलब हो गया जैसे एक कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी है जो गुड सेल्स करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये माउस बनाने का काम करती है कंपनी। ठीक है, तो ये कंपनी जो है माउस बनाती है, तो ये माउस बनाने से बनाकर बेचने से जो सेल्स होगी वो तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में चली जाएगी, वो इसका मेन बिजनेस है। अब इसके अलावा इस बिजनेस ने कुछ एफडी करवा रखी है, या कुछ जो है इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, या कुछ थोड़ा बहुत कमीशन का कुछ काम कर लिया, तो वो मेन नहीं है, साइड हो गया, तो उसको बोलेंगे अदर इनकम। तो अदर इनकम में आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड आ जाएगा, कमीशन रिसीव्ड आ जाएगा, ये आ जाएगा। लेकिन अगर बैंकिंग कंपनी है तो क्या अदर इनकम में इंटरेस्ट रिसीव्ड आएगा? नहीं, इंटरेस्ट रिसीव्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा, अदर इनकम में नहीं आएगा। तो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग कंपनीज आप बोल सकते हैं। ओके, ठीक। फाइनेंस या नॉन फाइनेंस कंपनी आगे मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, भी इसको एक एक को एक्सप्लेन करूंगा। अब इन दोनों को देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, इन दोनों का अगर आप टोटल कर लोगे ना, तो यहां आपको देखो फर्स्ट और सेकंड को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगी, टोटल रेवेन्यू। फोर्थ नंबर पे आ जाता है एक्सपेंस। अब इसको अच्छे से समझना, एक्सपेंस वाले को। एक्सपेंस के अंदर देखो बहुत सारे सब हेड है, ये सारे एक्सपेंसेस है, ये देखो। ठीक है, और इन सब की टोटल जो है मैं एक्सपेंस के आगे लिखेंगे। अब ये क्या क्या है, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कुछ मैन्युफैक्चर करती है, तो ये आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम कर लिया, कितना मशीन के अंदर डाल दिया वो। और ये आता कैसे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल करोगे तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगी। नेक्स्ट आता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। कई बार क्या होता है, कुछ बिजनेसेस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती हैं, वो क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, बना बनाया गुड्स परचेज करते हैं और बेच देते हैं। अधिकतर दुकानदार यही करते हैं। तो उनका जो परचेज किया है उन्होंने, स्टॉक इन ट्रेड को कितना परचेज किया है,
यानी बना बनाया गुड्स, पैकिंग गुड्स कितना परचेज किया है और उसको आगे बेच देंगे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं। तो फिनिश गुड्स परचेज करके बेच देना, ओके जी, वो यहां आ जाएगा जितना परचेज किया है वो। चेंज इन इन्वेंट्रीज हो, अब देखो चेंज इन इन्वेंट्रीज किसकी, इसकी फिनिश गुड्स की, चेंज इन इन्वेंट्रीज वर्क इन प्रोग्रेस की, और चेंज इन इन्वेंट्रीज स्टॉक इन ट्रेड की। तो तीनों की चेंज इन इन्वेंट्रीज है। मतलब मैं आपको बताता हूं, देखो इसको यहां से हटाता हूं, पूरा अच्छे से समझना है इसको। ये आपका पॉइंट नंबर आप समझ सकते हो, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और सी जाके यहां खत्म होगा, फिर ये डी है, ये ई है, ये एफ है, और ये जी हो गया। तो सी देखो इतना है। तो चेंज इन इन्वेंट्रीज यानी कि स्टॉक के अंदर चेंज किसका, फिनिश गुड्स के स्टॉक के अंदर चेंज, वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक के अंदर चेंज, स्टॉक इन ट्रेड के अंदर चेंज। फिनिश गुड्स मतलब जो गुड्स आपने मैन्युफैक्चर करके तैयार किया है। अब चेंज कैसे आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कर दो, ये आ जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब ऐसा गुड्स ना रॉ मटेरियल है ना फिनिश गुड्स है, बीच की स्टेज में। चिप्स बनाने का बिजनेस है आपका, तो ना आलू है और ना ही चिप्स बनी हुई है, बीच की स्टेज में कुछ गुड्स पड़ा है जब ये एंड हुआ उस डेट को। तो ये कैसे निकालेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस का चेंज इन इन्वेंट्रीज, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। फिर आता है आपका फिनिश गुड्स, सॉरी स्टॉक इन ट्रेड, मतलब आपने बनाया गुड्स परचेज किया और उसको बेच रहे, तो उसका चेंज कैसे आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टॉक इन ट्रेड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड को हम शॉर्ट में SIT बोलते हैं, फिनिश गुड्स को FG बोलते हैं, और वर्क इन प्रोग्रेस को WIP बोलते हैं। तो इन दोनों तीनों का चेंज, रॉ मटेरियल का देखो इधर चेंज नहीं है, क्यों, क्योंकि रॉ मटेरियल का चेंज इधर आ चुका है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जब निकालते हैं ना, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये जितने भी फॉर्मूले बता रहा हूं अभी मैं आपको समझाऊंगा। फिर आता है हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। अब ये सर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस क्या है, एम्प्लॉय को सैलरी दोगे, बोनस दोगे, कमीशन दोगे, एम्प्लॉय को जो आप पे करोगे ना वो यहाँ आएगा। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब हो गया आपने कोई इंटरेस्ट वगैरह ले रखा है, लोन वगैरह ले रखा है, इंटरेस्ट क्या ले रखा है, लोन ले रखा है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे कर रहे हो। डेप्रिसिएशन आपकी टेंजिबल एसेट्स पे लगता है, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट पर डेप्रिसिएशन लगता है, और जो आपकी इंटेंजिबल एसेट होती है जैसे गुडविल, अमोर्टाइजेशन, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, फ्रेंचाइजी हो गया, फार्मूला हो गया, उसके ऊपर जब भी आप एक तरह का डेप्रिसिएशन लगाते हैं ना, तो उसको डेप्रिसिएशन ना बोल के अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। फिर आता है आपका अदर एक्सपेंस, इनके अलावा जो भी एक्सपेंसेस है वो यहाँ आएंगे। अब ये सारे एक्सपेंस की टोटल हो जाएगी, ये देखो ये टोटल ऑफ एक्सपेंस यहाँ आ गया आपका, ये टोटल ऑफ एक्सपेंस, ठीक है। अब आप क्या करोगे, देखो ये थर्ड नंबर क्या था, ये थर्ड नंबर था रेवेन्यू फ्रॉम टोटल रेवेन्यू, ये देखो टोटल रेवेन्यू थर्ड नंबर थी। उस थर्ड नंबर में से आपको ये रहा फोर्थ नंबर क्या है, टोटल एक्सपेंस। तो थर्ड में से आपको फोर्थ लेस कर देना है, यानी कि आपको टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस लेस कर देना है, तो आ जाएगा आपका PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। भाई कमाई में से खर्चे लेस करने, कमाई है थर्ड पे, टोटल कमाई, और टोटल खर्चे आपके फोर्थ नंबर पर, तो थर्ड में से फोर्थ लेस कर लोगे तो आ जाएगा प्रॉफिट, कैसा, बिफोर टैक्स, और उसमें से लेस करना है आपको टैक्स सिक्स नंबर पे। तो फिफ्थ नंबर कैसे आ जाएगा, थर्ड माइनस फोर्थ, यानी कि इनकम माइनस एक्सपेंस, टोटल इनकम टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, तो आपका आ जाएगा फिफ्थ नंबर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना, तो उसमें से टैक्स लेस कर दोगे तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, PAT बोल सकते हैं, और उसको हम बोलते हैं सिक्स नंबर पे टैक्स और सेवंथ नंबर। आगे समझ में, ओके जी। अब मैं एक एक चीज को यहां एक्सप्लेन करता हूं। देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, थोड़ा सा समझना, बड़ा कर देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है तो वापस छोटा कर लेते हैं। हाँ जी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू के अंदर सबसे फर्स्ट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस क्या है, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी अर्न करती है। अधिकतर इसके अंदर मैंने क्या बोला आपका, नेट सेल्स, सेल्स रिटर्न लेस होने के बाद वाला सेल्स, नेट सेल्स, अगर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग कंपनी है तो, ओके। बट अगर आपकी फाइनेंशियल कंपनी है, ये देखो फाइनेंशियल कंपनी है, तो फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया, जो आप फीस रिसीव करोगे। अगर सर्विस कंपनी है और फाइनेंशियल कंपनी है तो इंटरेस्ट या डिविडेंड जो रिसीव करोगे,
वो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा। तो सिंपल है, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आ गया सेल्स, नेट सेल्स। और अगर आपकी फाइनेंशियल कंपनी है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आ गया इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है। और अगर आपकी सर्विस कंपनी तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आ जाएगा आपका फीस जो रिसीव करोगे। ओके, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका अदर इनकम। अब ये जो अदर इनकम के एग्जांपल दे रखे हैं ना, ये देखो, है ना, अर्निंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, द सोर्सेज आर नॉट फॉर बिजनेस एक्टिविटीज। साइड में आपने कुछ इनकम कर ली, ओके। जैसे आपने कुछ एसेट बेच दी, उसके ऊपर प्रॉफिट हो गया, कोई बैड डेब्ट्स रिकवर हो गए, कोई एक्सेस प्रोविजन था उसको रिटर्न बैक कर लिया, कोई इंटरेस्ट अर्न कर लिया, एफडी के ऊपर कोई ब्याज मिल गया। अगर नॉन फाइनेंस बैंक कंपनी है तो फाइनेंस कंपनी है और इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो फर्स्ट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में चला जाएगा। डिविडेंड अर्न कर लिया, अगर ये सब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की अदर इनकम है। लेकिन अगर आपकी कंपनी जो है फाइनेंस कंपनी तो इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव वो तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में चला जाएगा, यहाँ अदर इनकम में नहीं आया। ओके जी, ठीक। फिर आता है आपका एक्सपेंस। एक्सपेंस का मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया। सबसे फर्स्ट आता है आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल करोगे तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगी। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो आप बना बनाया गुड्स परचेज करते हो रीसेलिंग के लिए, वो यहाँ आ जाएगा। चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ एफजी, डब्ल्यूआईपी और एसआईटी कैसे निकलेगा? आप इनका ओपनिंग और क्लोजिंग जो इनका स्टॉक है, ओपनिंग में से क्लोजिंग लेस कर दो तो चेंज इन इन्वेंट्रीज आ जाएगा। प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में वेजेस, सैलरीज, बोनस, लीव इंकेसमेंट, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस जो होते हैं वो आते हैं। फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आपने कोई भी किसी प्रकार की बोरोइंग यानी कि लोन वगैरह ले रखा है और उसके ऊपर जो भी आप फाइनेंस कॉस्ट यानी कि इंटरेस्ट वगैरह बियर करते हो वो आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है आपका डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। बता चुका हूं पहले, डेप्रिसिएशन जो है वो टेंजिबल फिक्स एसेट्स पे लगता है और इसी तरीके का जो डेप्रिसिएशन है अगर उसको हम लगाएं आपका इनटेंजिबल एसेट्स के ऊपर तो उसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। अदर एक्सपेंस में आगा कैरीज इनवर्ड, कैरीज आउटवर्ड, ये सारे जो है अदर एक्सपेंस के अंदर आते हैं जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं या इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से स्टेटमेंट ऑफ P&L याद हो गया होगा। बहुत ईजी है, देखो मैं एक बार आपको बोल के बताता हूँ, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। टोटल मैंने बोला इसमें 7 हेड्स होते हैं। सबसे फर्स्ट आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेकंड नंबर आता है अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को जोड़ते हैं तो थर्ड नंबर आ जाता है टोटल इनकम, टोटल रेवेन्यू बोल सकते हैं। फिर आता है फोर्थ नंबर, उसमें बहुत सारे एक्सपेंस है जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन फिनिश गुड्स, WIP एंड SIT। फिर आता है आपका फिनेंस कॉस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंस। अब ये सारे एक्सपेंस जो है वो हम थर्ड नंबर में से लेस करते हैं, यानी कि टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस लेस करते हैं, थर्ड में से फोर्थ लेस करते हैं तो फिफ्थ नंबर पे आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और फिफ्थ नंबर में से सिक्स्थ नंबर लेस करते हैं टैक्स तो आ जाता है सेवंथ नंबर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।